तो चलिए समझ लेते हैं आज हम सर्कल कि व्रत होता क्या है, व्हाट इज सर्कल। तो वो सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है? अनंत बिंदुओं से बनी हुई, अनंत बिंदु समझते हो, इनफाइनाइट पॉइंट्स। जो सर्कल होता है, आप जो एक सर्कल देखते हो, ये वाला सर्कल जो देखते हो, ये वाला मतलब जैसे हिंदी में व्रत बोलते हैं, ये रेखाओं से मिलकर नहीं बना हुआ। आप सोचोगे ये एक सीधी लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन नहीं है। वैसे देखेंगे तो लाइन लगती है, लेकिन लाइन है नहीं। ये मतलब है क्या, ये छोटे छोटे बिंदुओं से बना हुआ, छोटे छोटे बिंदु। जैसे कि मैं ये यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बिंदु बनाऊँ, छोटे छोटे बिंदु, छोटे 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 छोटे, और कितने बनेंगे, अनंत बनेंगे। देख रहे हो, ये अनंत बिंदु हैं। यहाँ पर थोड़ा गैप दिख रहा है, इनके बीच में और बिंदु बनाऊँ, और बिंदु बनाऊँ, तो ये क्या आपसे मिल जाएंगे। देखो देखो, इनके बीच में और बिंदु बनाते जा रहा हूँ मैं, थोड़े छोटे बिंदु, तो इनसे मिलकर बना होता है व्रत। तो व्रत होता क्या है, समझ रहे हो? व्रत क्या होता है, एक ऐसी रेखा, एक ऐसी बंद व्रत, मतलब एक ऐसी बंद रेखा, एक ऐसी बंद रेखा या फिर बिंदुओं का एक ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक बिंदु की एक निश्चित बिंदु से दूरी समान हो। नहीं समझे? मैं समझा रहा हूँ। देखो व्रत है क्या, मान लो व्रत का ये बिंदु है, ये सब बिंदु हैं, धीरे छोटे 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 छोटे, चारों तरफ से बिंदु ही बिंदु हैं, समझ लो, पॉइंट ही पॉइंट है। दीज ऑल आर पॉइंट्स एंड दिस इज द फिक्स पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स एंड दिस पॉइंट इज एट एवरी डायरेक्शन इज इक्वल। मेरा मतलब है कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनकी जो इस निश्चित बिंदु से दूरी है वो हर जगह बराबर है। ध्यान से समझ लेना, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में ना आए। बहुत ध्यान से समझना चीज़ों को। कोई भी दिक्कत हो, मैं व्हाट्सएप नंबर लिंक में डाल दूँगा, मुझसे पूछ लेना। कोई भी डाउट हो, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का मैथ, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, उसके बाद कोई भी कंपटीशन मैथ, ठीक है, कोई भी कंपटीशन मैथ का कोई भी चैप्टर, जिसका कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। बेसिक भी सॉल्यूशन दूंगा, ट्रिक वाला भी, शॉर्टकट मैसेज दूंगा, ठीक है। फिर समझो, देखो व्रत क्या है। व्रत एक ऐसी बंद छोटे छोटे रेखाओं का समूह है, छोटे पॉइंटों का एक समूह है, जिसमें क्या होता है कि इसमें केंद्र होता है, ये वाला बिंदु, इसे बोलते हैं केंद्र और इसे बोलते हैं परिधि। ध्यान रखना, व्रत में इसे बोलते हैं परिधि, इसे बोलते हैं परिधि। परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। जो इंग्लिश वाले हैं उनको वो लिख लो सरकमफ्रेंस, ठीक है। इसे बोलते हैं केंद्र। ये जो पॉइंट है बीचों बीच में, ये है केंद्र। केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं, केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर, ठीक है। और ये क्या है, व्रत। व्रत को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सर्कल, ठीक है। तो क्या होता है, जो व्रत में क्या होता है कि व्रत के प्रत्येक बिंदु की दूरी, प्रत्येक बिंदु के केंद्र से दूरी। नहीं समझे? हाँ समझा रहा हूँ, देखो प्रैक्टिकली समझो। देखो ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, तो ये क्या है, गोल होने की वजह से व्रत है। व्रत कैसे पता लगा कि व्रत है? देखो अगर कोई ऐसी रेखा हो, ये देखो, अब मैं अगर पूछूं ये क्या है, व्रत है? नहीं है। कोई ऐसी रेखा हो, अब मैं पूछूं क्या ये व्रत है? नहीं है। तो व्रत में क्या होता है, व्रत का जो प्रत्येक पॉइंट होता है उसकी केंद्र से दूरी बराबर होती है। मतलब क्या है, अगर यहाँ से लेकर ये केंद्र, इसका एक बीचों बीच का पॉइंट होगा, चारों तरफ से हम इसमें एक बीचों बीच पॉइंट मानेंगे, ठीक है। तो इससे लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। मतलब जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी होगी, वही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, वही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। मतलब मेरा क्या है कहने का, अगर यहाँ से लेकर पॉइंट से लेकर परिधि तक, इसे बोलते हैं परिधि। ये जो चारों तरफ है इसे बोलते हैं परिधि। देखो ये मानना ये केंद्र है, व्रत है, ये एक व्रत है। ये जो किनारे हैं इसके, ये वाले जो किनारे हैं, ये वाले किनारे, इसे बोलते हैं परिधि। और ये जो बीचों पॉइंट है इसे बोलते हैं केंद्र। यहाँ से लेकर यहाँ तक नापूंगा तो उतना ही होगा जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। मतलब मेरा ये है, अगर मैंने नापा है, पैमाना लिया, पैमाने से मैंने ऐसे रख के नापा, यहाँ से लेकर यहाँ तक नापा, यहाँ से लेकर यहाँ तक नापा, तो अगर 5 सेंटीमीटर है तो मैं यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक नापूंगा तो भी 5 सेंटीमीटर है। अगर आपके दोनों साइड होगा, अगर कम ज़्यादा हो जाए, अगर मानो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक नापूँ, यहाँ 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नापूँ तो 7 सेंटीमीटर, तो वो व्रत नहीं है। व्रत क्या होता है, जिसमें केंद्र से प्रत्येक दिशा में दूरी बराबर होती है, तो वो व्रत है। अगर दूरी कम ज़्यादा हो गई, ये जो दूरी है मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 7 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 हो रही है, तो ये फिर व्रत नहीं है।
फिर ये वृत्त नहीं है, ये एक इर्रेगुलर बोलते हैं, इसे बोल सकते हैं इर्रेगुलर शेप, मतलब अनियमित शेप को हिंदी में बोलते हैं आकृति, अनियमित आकृति। ठीक है, फिर समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझ लेना, एक बार समझ जाओगे ज़िंदगी में फिर कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं समझा दे रहा हूँ ठीक से व्रत के बारे में। देखो व्रत क्या होता है, मैंने भी बताया था कि व्रत वो होता है जिसमें देखो गोल नहीं बना है, लेकिन मान लो ये गोल ही है। आप कहोगे पूरी तरह से गोल बनाओ, तो मैं कोई मशीन नहीं हूँ, और बनाने वाले गोल बना भी देते हैं, पर उतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ मैं। ठीक है, देखो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी 6 सेंटीमीटर है, मैंने कह रहा हूँ नापा नहीं मैंने, 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर भी यहाँ तक 6 सेंटीमीटर ही होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, तब ये व्रत है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 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 6 होगा। अब ऐसी आकृति बनती कैसे है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनती है। आपने स्केल तो देखा होगा, स्केल जो हमारे घर में स्केल होता है, स्केल तो सबके पास होगा, स्केल। ठीक है, स्केल लेना आप एक, स्केल लेने के बाद आपको करना क्या है, स्केल लेने के बाद आपको क्या करना है कि आप बोल लेना एक कंपास लेना, कंपास से क्या करना है आपको 6 सेंटीमीटर नापना। कंपास तो देखा होगा ना, ये जो कंपास होता है जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रकार, कुछ इस टाइप में जो कंपास होता है वो तो आप सभी ने देखा होगा, जो इस टाइप जिसमें यहाँ पर पेन लगा देते हैं, यहाँ पर कच्ची पेन लगा दी। ठीक है, ये वाला कंपास तो आप सभी ने देखा होगा। इस कंपास से क्या करना है, स्केल पर 6 सेंटीमीटर नापना। 6 सेंटीमीटर नापने के बाद ये 7 नाप लेना या 5 नाप लेना, 3 नाप लेना। नापने के बाद यहाँ एक व्रत बना देना, ऐसे रख के उसे और ऐसे बना देना। तब आप चारों तरफ नापोगे तो वो 7, अगर आपने 7 सेंटीमीटर नाप लिया इस प्रकार से, ये प्रकार बोलते हैं से, इस कंपास से अगर आपने 7 सेंटीमीटर नाप लिया और तब आप एक व्रत बनाओगे ऐसे करके, तो वो चारों तरफ 7 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर नाप लिया आपने, कंपास से 7 सेंटीमीटर नाप लिया। जब आप शेप को बनाओगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 7 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 7 होगा, इधर से लेकर इधर भी 7 होगा, तो चारों तरफ 7-7 होगा, तो उसे कहेंगे व्रत। ये तो बन गया उसका व्रत। अब हमें निकालना है व्रत। व्रत में क्या पूछा जाता है, व्रत में 2 चीज़ पूछी जाती है। एक तो व्रत की परिधि, हमें इसकी परिधि पता होनी चाहिए। एक पूछा जाता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, व्रत की 2 चीज़ पूछी जाती है, एक तो क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल पूछा जाता है इसका, एक पूछा जाती है परिधि। अब परिधि का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आप ये समझ लो कि ये व्रत है। व्रत क्या है फिर समझा देता हूँ मैं। एक ऐसी परिधि जिसकी एक ऐसी भुजा या फिर एक ऐसी आकृति जिसमें केंद्र से परिधि तक की दूरी समान हो, जिसकी परिधि उसके केंद्र से समान दूरी पर हो। ठीक है, प्रत्येक दिशा में जिसकी ये परिधि, जैसे कि मान लो व्रत है और ये इसकी परिधि हो गई, ये इसका केंद्र हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 4 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 4 होगा, इधर भी 4, इधर भी 4, चारों तरफ 4 ही 4 होगा। और बनता कैसे है वो आप चाहो तो प्रकार से बना लेना। 4 सेंटीमीटर नापना, 4 सेंटीमीटर नापने के बाद एक गोला बना देना, वो गोला ही 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत होगा। ठीक है, अब 2 चीज़ पूछी जाती हैं इस व्रत के बारे में। एक तो इस व्रत का क्षेत्रफल, एक तो इस व्रत का क्षेत्रफल पूछा जाता है, इस व्रत का क्षेत्रफल। एक पूछी जाती है परिधि। देखो परिधि के बारे में परिधि के बारे में कुछ बता देता हूँ। मान लो कि एक व्रत है जिसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर की, जिसकी भुजा है 7 सेंटीमीटर की, मतलब जिसकी, हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं। मानो अगर ये व्रत है, ये व्रत है, ये वाला व्रत है, ये इसकी परिधि है, ये क्या है इसकी परिधि है, ये इसका केंद्र है। मैंने बताया था केंद्र को इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं। ये इसका केंद्र है, क्या है, ये वाला केंद्र है। ठीक है, केंद्र से लेकर जो परिधि तक की दूरी होती है, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, ठीक है, हमने मान लिया वो 7 सेंटीमीटर है, मान लिया। यहाँ फिर एक काम करना, आप एक स्केल लेना, प्रकार से 7 सेंटीमीटर नाप के और एक गोला बना देना। ठीक है, 7 सेंटीमीटर नाप के, तो वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का केंद्र से लेकर जो परिधि तक की दूरी है, मान लो ये यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है, ये जो 7 है ये त्रिज्या है। क्या है त्रिज्या, क्या मतलब, ये व्रत की त्रिज्या है, इसे बोलते हैं हम आर, इसे हमेशा आर लिखते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 7 सेंटीमीटर है ये भी त्रिज्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 7 सेंटीमीटर ये भी त्रिज्या है। मतलब क्या, केंद्र से लेकर परिधि तक जब नापेंगे हम, मेरा मतलब ये है, अगर आप एक कंपास लेके स्केल पर, अगर आपके पास एक स्केल है और उस स्केल पर कंपास से 7 सेंटीमीटर नाप के एक गोला बना दोगे,
जो 60 सेंटीमीटर है वही वृत्त की त्रिज्या है। जो आपने 7 सेंटीमीटर रख के ऐसे करके 7 सेंटीमीटर नापा कंपास से रख के गोला बना दिया एक ऐसे करके, तो जो 7 सेंटीमीटर आपने स्केल पर नापा वही उस वृत्त की त्रिज्या है, वही उस वृत्त की त्रिज्या है। तो हमने मान ली यहाँ पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक होती है त्रिज्या जिसे बोलते हैं आर। आर क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि इंग्लिश में से बोलते हैं रेडियस, इंग्लिश में से बोलते हैं रेडियस। रेडियस में जो पहला वर्ड होता है आर, पहला वर्ड होता है ये आर, तो आर को लेकर हम इसको शॉर्ट में आर बोल देते हैं, मतलब रेडियस। आर का मतलब रेडियस, रेडियस हमने मान लिया 7 है। तो देखो ये त्रिज्या है। अगर मैं इस त्रिज्या को बिल्कुल इसके सामने, इस त्रिज्या को 0 डिग्री पर इसके सामने, किससे डिग्री? इससे 0 डिग्री पर 180 मान लो या 0 डिग्री मान लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सामने इसके मिला दूँ, इसको परिधि दूसरी तरफ मिला दूँ। मैंने ये जो बिंदु है इसको एक तरफ यहाँ मिला दिया, यहाँ, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ मिला दिया। आप कहोगे यहाँ क्यों मिलाया? तो इधर मिला लो। मैंने मान लो ये यहाँ से लेकर यहाँ मिला दिया, और यहाँ से लेकर फिर मैंने यहाँ मिला दिया, किधर भी मिला लो। एक चीज़ फिर से पढ़ रहा हूँ, ये क्या था? परिधि। ये क्या था? केंद्र। केंद्र से लेकर परिधि तक क्या था? त्रिज्या। ठीक है, अगर त्रिज्या को दूसरी तरफ भी मिला दूँ मैं, ये जो त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या थी, इसको दूसरी तरफ भी मिला दूँ तो ये बन गया व्यास। क्या बन गया? ये व्यास बन गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये व्यास है, आधा बोलो त्रिज्या है, यानी त्रिज्या का दोगुना व्यास। तो व्यास का होता है हमारा, ये जो व्यास होता है ये क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। जैसे कि मैं कहूँ अगर मेरी त्रिज्या 7 है, त्रिज्या मेरी 7 है, त्रिज्या का दोगुना यानी 2 सत्ते 14, तो व्यास हो गया मेरा 14। तो व्यास कितना होगा मेरा? 14 होगा। अगर मैं कहूँ त्रिज्या मेरी, ये जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं कहता है 6 सेंटीमीटर, अगर मैं कहूँ ये 6 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो व्यास क्या होगा? 6 का दोगुना, यानी 6 दूनी 12 होगा। अगर मैं कहूँ ये जो त्रिज्या है मेरी 5 है, मैं कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कंपास से 5 सेंटीमीटर का गोला बनाया है, तो त्रिज्या होगी मेरी 5 सेंटीमीटर की, तो व्यास कितना होगा? 5 का दोगुना हो जाएगा, फिर व्यास होगा 5 दूनी 10 होगा। अगर मैं कहूँ, अगर आप कहो कि सर अगर त्रिज्या ज़्यादा हो, 10 हो, 20 हो, मैंने मान लिया त्रिज्या 10 है, त्रिज्या मतलब क्या? केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, मैंने माने 10 सेंटीमीटर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या होगा? 10 का दोगुना होगा, यानी 10 दूनी 20, तो व्यास होगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, 20 किलोमीटर, कुछ भी मान लो, जो आप जिस तरह आपने नापा, सेंटीमीटर में नापा तो सेंटीमीटर में होगा, मीटर में नापा तो मीटर में होगा। ठीक है, अगर ये जो त्रिज्या इसकी 3 होती, इसकी त्रिज्या मान लो कि आपने कंपास से उससे प्रकार से 3 सेंटीमीटर नाप के एक गोला बना दिया, 3 सेंटीमीटर नाप के गोला बना दिया, तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या हो गया? 3 का दोगुना, 3 का दोगुना, 3 दूनी 6, तो व्यास हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास होता है किसका? त्रिज्या का दोगुना। अब क्या करना है हमें? अब एक चीज़ लो, मैं आपको एक चीज़ समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि परिधि का फॉर्मूला कैसे बनता है। देखो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ये तो आपने पढ़ा होगा और शायद रट भी रखा होगा। ये आता कैसे है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², πr²। ठीक है, वृत्त की, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी परिधि है, केंद्र से लेकर जो परिधि तक की दूरी है इसे बोलते हैं त्रिज्या। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी है। परिधि ये चारों तरफ जो है ये परिधि है। जैसे मैं कहूँ अगर ये वृत्त है, जो चारों तरफ जो किनारे हैं इसकी परिधि है, जो बीचों बीच में बिंदु है ये इसका केंद्र है। ठीक है, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक दूरी है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। वो कितनी भी हो सकती है, वो 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्षेत्रफल इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है πr², और ये परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ये 2πr बनता कैसे है, कहाँ से आया 2πr, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हमने क्या पढ़ा? हमने मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, प्रैक्टिकली मान लेते हैं। हमने माना कि एक वो है, वृत्त है, एक वृत्त है। ठीक है, उसकी त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर है। r बराबर कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर है।
तो दोस्तों वृत्त की जो परिधि का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। अब ये आता कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, समझ लेना, ठीक है। वो कैसे आता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या क्या पूछा जाता है वृत्त से संबंधित? एक पूछा जाता है इसकी परिधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। एक पूछा जाता है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। एक परिधि पूछी जाती है, एक क्षेत्रफल पूछा जाता है। अब परिधि कैसे आती है? परिधि मैंने बताई दी आपको, जैसे कि ये एक वृत्त है। वृत्त क्या होता है? गोला, ठीक है। अगर इसमें मोटाई होती है, जैसे गेंद होती है, बॉल देखी आपने जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, वो वृत्त नहीं है, वो वृत्त जैसी है लेकिन उसे बोलते हैं गोला। गोला में वृत्त में अंतर है। जैसे कि ये है, ये जो सतह है ये वाली केवल गोल है ये, तो इसलिए केवल ये वृत्त है, ठीक है। अगर इसमें मोटाई भी होती, गोल होती ऐसे करके, तो ये गोला बन जाती, ठीक है। जैसे इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं। इस वक्त केवल ये वृत्त है। ये इसका क्या बताया था मैंने? केंद्र है। ये जो इसके किनारे हैं वृत्त के, इसे क्या बताया था? ये परिधि है, ठीक है। ये क्या है? ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये केंद्र है, ये इसकी परिधि है, ठीक है। और केंद्र से लेकर जो परिधि तक की दूरी है उसे बोलते हैं हम त्रिज्या। उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्या। उसे त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं हम आर, ठीक है। अब देखो इसका जो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, इसका फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। अब ये परिधि का फॉर्मूला 2πr कहाँ से आया, कैसे बना 2πr? 2πr ही होता है, 3πr क्यों नहीं होता, या 4πr क्यों नहीं होता? कभी सोचा आपने? या फिर केवल 1πr क्यों नहीं होता? ये आपने सोचा है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2πr ही क्यों होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² होता है। πr की घात 3 क्यों नहीं होता? πr की घात 4 क्यों नहीं होता? केवल πr की घात 2 ही क्यों होता है? वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला ये इतना क्यों होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। परिधि का फॉर्मूला कितना होता है? 2πr होता है। 2πr। r क्यों होता है? क्योंकि r का मतलब रेडियस। ये जो पाई होता है इसका मान होता है 22/7। ये जो पाई है ये होता है 22/7। अब आप सोच दोगे पाई कहाँ से आ गया, ये पाई कहाँ से आया, और इसका फॉर्मूला 22/7 क्यों होता है? तो मैं समझा रहा हूँ कि पाई कहाँ से आया, पाई का मान 22/7 क्यों होता है। 23/7 क्यों नहीं है, 23/8 क्यों नहीं है, 22/8 क्यों नहीं है, 10/7 क्यों नहीं, 22/7 ही क्यों है? मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्यों है इसके, कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr क्यों है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² ही क्यों है, पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों है। सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो आप एक रस्सी लेना, आप एक रस्सी लेना, रस्सी, आप एक रस्सी लेना। पहला काम रस्सी लेना। कितनी लंबी रस्सी लेनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिसकी लंबाई हो 44 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई हो 44 सेंटीमीटर। प्रैक्टिकल के बता रहा हूँ आपको, करके देखना है कि पाई की वैल्यू 22/7 कैसे आई, कैसे बनी पाई की वैल्यू 22/7, कम या ज़्यादा क्यों नहीं। तो आप एक रस्सी लेना जिसकी लंबाई हो 44 सेंटीमीटर। कितनी? 44 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए। एक रस्सी है आपके पास जिसकी लंबाई है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा काम क्या करना है आपको, एक पैमाना लेना है, स्केल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। आपको एक स्केल लेना है, आपने एक स्केल ले लिया। आपको एक प्रकार लेनी है, क्या लेनी है? प्रकार। आपको एक प्रकार लेनी है, ठीक है। आपको एक प्रकार लेनी है, आपको एक प्रकार लेनी है, एक पैमाना लेना है, एक प्रकार लेनी है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ को ध्यान रखना है, ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या है। अगर इसी त्रिज्या को बिल्कुल इसके सामने, जस्ट इसके सामने 180 डिग्री कोण पर, 180 कौन सा? ये वाला कोण 180 है। आपने चांदा देखा, चांदा, ये वाला चांदा, इसमें कितना कोण होता है? 180 कोण होता है। यहाँ से सामने बिल्कुल ऊपर 90 होता है, यहाँ कोण 90 लिखा होगा, यहाँ 30, यहाँ 45, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80, यहाँ 90। फिर वैसे ही यहाँ 100, यहाँ 110, 120, ऐसे करके यहाँ 180। तो कुल मिलाकर ये जो कोण है यहाँ तक 180 है, यानी यहाँ से 30 है, यहाँ ये 45 है, यहाँ ये 60, 70 जो भी है, यहाँ जो भी है, और यहाँ जो बुलाएंगे ये वाला कोण, ये वाला करके 180 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमको समझना क्या था, हमको समझना है कि पाई की वैल्यू 22/7 क्यों है, परिधि का फॉर्मूला 2πr क्यों है, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² क्यों है, πr की घात 3 क्यों नहीं, ठीक है।
तो वो चीज़ें हम आज समझने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप एक बार समझ गए तो आपको लाइफ में कभी भी व्रत का फॉर्मूला आना तो भूलोगे, अगर भूल भी गए तो उसे निकाल लोगे, ढूंढ लोगे कि फार्मूला आया कहाँ से। मान लो कि आप व्रत का कोई सवाल कर रहे हो जिसमें क्षेत्रफल पूछ लिया आपसे, यहाँ परिधि पूछ ली, ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू पूछ लिया, आप भूल गए, लेकिन जो तरीका आपको बताने वाला हूँ आप उसे खुद निकाल लोगे, ढूंढ के निकालोगे, पाई की वैल्यू यही होती है, यही है वैल्यू पाई की, ठीक है। कैसे निकालने वाले हैं, देखो आपने एक रस्सी ली, धागा लिया, डोरी ली, वायर लिया, एनीथिंग यू वांट, ठीक है, आपने ले लिया जिसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर आपने ले लिया। पैमाने पर ये प्रकार है, प्रकार से आपने 7 सेंटीमीटर, कितना 7 सेंटीमीटर, पैमाना लगभग 12 सेंटीमीटर का होता है, ये 12 सेंटीमीटर होता है। आपने क्या काम करा, 7 सेंटीमीटर का प्रकार से नापा, आपने प्रकार को उठाया और यहाँ लगाया और 7 सेंटीमीटर नाप लिया। मतलब पैमाने से आपने ये पैमाना हमने यहाँ मान लिया, ये वाला पैमाना यहाँ पर है, और प्रकार से आपने 7 सेंटीमीटर नाप लिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने माना 7 सेंटीमीटर है ये, तो आपने प्रकार से 7 सेंटीमीटर नाप लिया और 7 सेंटीमीटर लगा के एक व्रत बना दिया, ऐसे करके एक व्रत बना दिया, प्रकार से बना दिया आपने, ठीक है, करके देखना रूम पर, ठीक है, समझ में आएगा। जब आप देखो इस व्रत की त्रिज्या कितनी है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि एक रस्सी लेनी है जिसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर हो, प्रैक्टिकल के बता रहा हूँ, और उसके बाद एक पैमाना लेना है, एक प्रकार लेना है, प्रकार से 7 सेंटीमीटर नाप के एक व्रत बना देना है, ठीक है, व्रत आपने बना दिया। अब उससे आगे क्या करना है, तो जब आप 7 सेंटीमीटर नाप के व्रत बनाओगे, जब आपने प्रकार ऐसे करके रखी तो यहाँ से यहाँ तक वो 7 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 7 सेंटीमीटर, 7 चारों तरफ 7 ही होगा, तो इस प्रकार एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, कितनी त्रिज्या का, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्रत बन जाएगा, ठीक है। त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर इसकी। ये नहीं है कि आपको 7 ही लेना, आप एनीथिंग कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले लेना, पहले बस इस बात को समझ लो, 7 ले लेना, 10 ले लेना, त्रिज्या 8 ले लेना, 3 ले लेना, 2 ले लेना, वैल्यू पाई बटे 7 ही आएगी, इससे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए मुझे बता देना। अब देखो यहाँ त्रिज्या 7 है, यहाँ से लेकर त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या 7 है, तो इधर भी 7 ही होगा, क्योंकि व्रत के चारों तरफ एक ही तो हमने प्रकार से चारों तरफ गोला बनाया है, तो चारों तरफ प्रकार ने बराबर दूरी बनाई है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी, तो इधर भी 7 होगा। अब 2 टुकड़े बन गए इस व्रत के, एक आधा टुकड़ा ये वाला बन गया ऊपर की ओर, और एक आधा टुकड़ा नीचे की ओर बन गया, ठीक है। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसे कहते हैं व्यास, इसे क्या कहते हैं, व्यास, मैंने कल बताया था, इसे कहते हैं व्यास, सॉरी वो आज ही बताया था। व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगना, यहाँ से यहाँ तक 7 था तब तो त्रिज्या थी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7, और यहाँ से यहाँ तक 7, फिर 7, तो 7 और 7 हो गए 14, तो व्यास हो गया 14, यानी त्रिज्या का दुगना। इसे मैं कह सकता हूँ कि त्रिज्या मेरी 7 है, 7 का एक दुगना 14 है। अगर त्रिज्या मेरी 8 होती, तो व्यास कितना होता, 8 का दुगना 16 होता। अगर मैं कहूँ त्रिज्या मेरी 5 होती तो व्यास कितना होता, 5 का दुगना 10 होता। मैं कहता हूँ त्रिज्या मेरी 3 होती तो व्यास कितना होता, 3 का दुगना 6 होता, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे थे 7 पर, तो 7 इसकी त्रिज्या है। हमने एक रस्सी ली थी जिसकी लंबाई कितनी थी, 44 सेंटीमीटर थी, 44 सेंटीमीटर थी। हमने एक रस्सी ली जिसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर थी, और फिर हमने क्या करना, प्रकार से 7 सेंटीमीटर नाप के एक व्रत बना दिया, और जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हुई और उसका व्यास हुआ 14 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँ, अब ये जो रस्सी है, इस रस्सी को अगर मैं इसके चारों तरफ लपेट दूँ, इस रस्सी को चारों तरफ लपेट दूँ, या फिर मैं कहूँ अगर मैं इसके चारों तरफ एक रस्सी लपेट दूँ, इसके चारों तरफ जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत है, ये वाला जो मैंने प्रकार से नाप के बनाया है, इसके चारों तरफ एक रस्सी में जो लपेटूंगा तो वो रस्सी 44 सेंटीमीटर की होगी। उस रस्सी की लंबाई 44 सेंटीमीटर होगी जो इसके चारों तरफ, मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो लंबाई बनी है, ये वाली लंबाई, परिधि की लंबाई, ये 44 सेंटीमीटर होगी। वरना घर पर नाप कर देख लेना, आप एक काम करना, घर पर 7 सेंटीमीटर नाप के एक व्रत बना देना, उसकी चारों तरफ एक धागा लपेटना, फिर उस धागे की लंबाई नापना, उसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर होगी, ना 1 सेंटीमीटर कम या ना ज़्यादा, ठीक है। ये आप करके देख लेना। उसके बाद क्या होता है, अगर मैं ये जो, इसे क्या बोलते हैं, परिधि, ये जो किनारे हैं व्रत के इन्हें बोलते हैं परिधि। अगर मैं परिधि को ये जो परिधि है व्यास से भाग दूं, व्यास कितना है मेरा, परिधि कितनी है मेरी 44 सेंटीमीटर, क्योंकि जब मैं इसे धागे से नापूंगा तो ये 44 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि मेरे व्रत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो परिधि मेरी आएगी 44 सेंटीमीटर। अगर मैं इस 44 सेंटीमीटर को व्यास से भाग दूंगा, यानी 14 से भाग दूंगा, तो कितना आएगा, 2 से कटेगा ये 22 बार और 2 से कटेगा ये 7 बार, तो ये आ गई पाई। इसी कहते हैं पाई की वैल्यू ऐसे आती है। कैसे आती है, जब किसी भी व्रत हो उसकी व्रत की परिधि की लंबाई नाप लो। आप घर करके देख लो, कोई भी व्रत बना लेना, एंड बिना नापे बना देना व्रत, कोई बिना नापे व्रत बना देना। व्रत बनाने के बाद उसकी लंबाई नापना, पॉइंटों में हो तो पॉइंटों में नापना, जैसे भी हो वैसे नाप लेना, पॉइंटों में नाप लेना, ठीक है। नापने के बाद व्रत की लंबाई नापना, फिर उसकी परिधि धागे से नाप लेना, फिर धागे की लंबाई पैमाने से नाप लेना। जब उस परिधि को, जो आपने उस धागे की लंबाई नापी है, उस परिधि को जब व्यास से भाग दोगे
जब उसको 82 से भाग दोगे तो हमेशा 22/7 ही आएगा, हमेशा आएगा। ये फैक्ट है, सच है, इसे कोई नहीं बदल सकता। ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ। मैंने क्या बताया, कोई भी व्रत है जिसकी त्रिज्या कुछ भी हो, स्केल से नाप लेना। आप एक व्रत बना देना, प्रकार उठाया, आंख बंद करके एक व्रत बना दिया, उसकी त्रिज्या नाप लेना। त्रिज्या क्या, बीचों बीच बिंदु से, जहाँ से आपने प्रकार रखा है ना, जहाँ आपने प्रकार रखा वहाँ से लेकर उसके किनारे तक की दूरी नाप लेना, वो त्रिज्या हो गई। त्रिज्या का दुगुना व्यास हो गया। फिर उसकी धागे, उस व्रत के चारों तरफ धागा लपेट के, ठीक है, एक धागा लपेट के धागे की लंबाई नाप लेना। धागे की लंबाई क्या हुई, वो परिधि हो गई। वो क्या हो, उसकी परिधि हो गई। परिधि को जब व्यास से भाग करोगे तो 22/7 ही आएगा, इससे ज़्यादा और कम कुछ नहीं आएगा। अगर इससे ज़्यादा कम आया तो उसका मतलब ये है कि आपने नापने में गलती करी है। समझ रहे हो, ये तो हो गया पाई की वैल्यू हो गई, ठीक है, 22/7 ही आएगी हमेशा। क्या आया, मैंने क्या समझाया आपको, जब परिधि में व्यास से भाग करेंगे तो 22/7 ही हमेशा आएगा, ठीक है। ये तो बात जब थी, जब व्रत की त्रिज्या 7 थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई व्रत हमारे सामने, हमें नहीं पता कि उस व्रत की त्रिज्या क्या है, हमें नहीं पता उस व्रत की त्रिज्या क्या है, तो हमने मान लिया उस व्रत की त्रिज्या आर है। हमने मान लिया उस व्रत की त्रिज्या क्या है, आर है। हमने मान लिया उस व्रत की त्रिज्या आर है, क्योंकि हमें नहीं पता आर की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। मतलब क्या है मेरा, कि आपके सामने एक व्रत बना हुआ है ऐसा करके, इसी उसका केंद्र है। तो आपसे पूछा कि इस व्रत की त्रिज्या क्या है, आपके पास पैमाना भी नहीं है, तो आप कैसे बताओगे बिना पैमाने से। तो आप मान लो कि माना इसकी व्रत की त्रिज्या कितनी है, आर है। हमने माना इस व्रत की त्रिज्या आर है। आर क्यों मानते हैं, क्योंकि आर से होता है रेडियस, आर से होता है रेडियस, और रेडियस का मतलब होता है हिंदी में त्रिज्या, ठीक है। आर का मतलब होता है हिंदी में रेडियस, रेडियस मतलब होता है त्रिज्या। तो अब आर हो गया, इसकी व्यास क्या होगा, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास को होता है, अगर त्रिज्या मेरी आर है, त्रिज्या मेरी अगर आर है तो व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दोगुना, यानी 2r होगा। व्यास होगा मेरा 2r, ठीक है। अब मेरे पास क्या था तरीका, मैंने आपको बताया था कि ये जो 22/7 है इसे पाई बोलते हैं, इस 22/7 को हम 22 पाई बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं पाई लिख सकता हूँ। ध्यान रखना 22/7 क्या समझ में आया, आगे ना 22/7 कैसा आया, परिधि में व्यास से भाग करेंगे तो 22/7 ही आएगा। अगर कम या ज़्यादा आया तो ये आपकी गलती है, ताकि आपने नापने में, स्केल से त्रिज्या को नापने में, परिधि को धागे से नापने में और धागे की लंबाई पैमाने से नापने में आपने गलती की है। तो पाई आएगा। पाई का मतलब कितना है, 22/7 है। मेरा मतलब क्या है, जब परिधि को व्यास से भाग करूँगा तो पाई आएगा। अब जब हमें त्रिज्या नहीं पता, तो हमने आर मान लिया। जब आर मान लिया तो व्यास इसका 2r हो गया। अब मैं अगर व्यास 2r यहाँ लिख दूँ, परिधि बटे व्यास की जगह लिख दूँ 2r, तो तब भी पाई ही आएगा, क्योंकि मेरा फॉर्मूले, मेरा जो नियम था, जो सिद्धांत है, उसने कहा कि अगर परिधि में व्यास से भाग करूंगा, अब त्रिज्या r है तो व्यास हो गया 2r। क्या, क्यों हो गया 2r, क्योंकि त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ये एक व्रत है, ये इसका केंद्र है, ये जो उसके केंद्र किनारे हैं इसके व्रत के, ये इसकी परिधि है। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसे त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या का मैं दुगुना कर दूँ तो उसे व्यास कहते हैं, ठीक है। परिधि होगी मेरी 2r। अगर 2r गुणा, यहाँ पर इसके नीचे मैं 1 मान लूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए 1 मान रहा हूँ। किसी संख्या के नीचे, किसी के भी नीचे अगर मैं 2 के नीचे 1 मान लूँ तो अब भी ये 2 ही है। 2, अगर 3 के नीचे मैं 1 मान लूँ तो अब भी ये 3 है। क्यों, क्योंकि जब 1 का भाग 3 में करूँगा तो 3 ही आएगा। किसी भी संख्या में 1 से भाग कर दो या गुणा कर दो, वो संख्या उतनी ही रहती है उसमें, ठीक है। 3 में चाहे मैं 1 से भाग कर दूँ या 3 में 1 से गुणा कर दूँ, 3 ही रहेगा। वैसे ही अगर 4 है, 4 में 1 से गुणा कर दूँ, 4 एकन 4, या फिर 4 में मैं 1 से भाग कर दूँ, 1 का भाग 4 में जाएगा, 1 चौके 4, तो हमेशा 4 ही रहेगा। उसी प्रकार मैंने पाई के नीचे 1 मान लिया, 1 में पाई में अगर 1 से भाग करूँगा तब भी ये पाई रहेगा। अब क्या होगा, 2r की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और 1 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। तो परिधि की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 2r की मल्टीप्लाई पाई में हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2πr। तो ये आ गया परिधि का फार्मूला। समझ में आया कि परिधि कैसे आती है। मैंने बताया आपको, जब भी किसी परिधि में, उसके किसी भी व्रत की परिधि में, कोई भी व्रत है उसकी परिधि नाप लो, धागे से नाप लो, धागे को पैमाने से नाप लो। जब उसकी व्रत की परिधि में व्यास से भाग करेंगे तो कितना आएगा, पाई आएगा। पाई मतलब 22/7 आएगा। तो वही मैंने किया। और उसके बाद मैंने माना कोई व्रत है जिसकी त्रिज्या r है, तो उसकी परिधि, सॉरी, उसका व्यास होगा 2r। 2r की मल्टीप्लाई पाई में कर दिया, 2πr आ गया। हो गया व्रत की परिधि होगी 2πr, ठीक है। समझ गए कि पाई की वैल्यू 22/7 क्यों होती है। आपको बता दिया, जब किसी व्रत की परिधि में उसके व्यास से भाग करते हैं तो 22/7 ही आता है, और 22/7 ये पाई का मान होता है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि परिधि की वैल्यू 2πr कैसे होती है, यानी परिधि का फॉर्मूला 2πr क्यों होता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं कि व्रत का क्षेत्रफल πr² क्यों होता है। इसे πr² क्यों बोलते हैं, πr की घात 3 क्यों नहीं होता, केवल πr क्यों नहीं होता, πr की घात 4 क्यों नहीं होता। इस समस्या का समाधान मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आ जाइए मेरे साथ। देखो,
ये एक वृत्त है, एक वृत्त है ये, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मुझे पता लगाना है कि इसका क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आयत होता है, जैसे इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। माना ये कोई आयत है, जैसे हिंदी में बोलते हैं आयत, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रेक्टेंगल। माना ये कोई आयत है जिसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई यहाँ से, इसकी लंबाई ये है, लंबाई ज़्यादा वाली जो ज़्यादा होगी वो लंबाई, जो कम होगी वो चौड़ाई। तो इसकी लंबाई L है, इसकी चौड़ाई हमने माना B है, ठीक है। तो आयत का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये होता है फॉर्मूला किसका? आयत का क्षेत्रफल निकालने का, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई में तो चौड़ाई से गुणा कर दूंगा तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयत होता क्या है? जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसमें 4 कोने हैं तो वही आयत होगा। देखो मैं कहूँगा अगर देखो ये भी तो 4 कोने इसमें, पर ये आयत नहीं है। क्यों नहीं है? आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। इसके सामने ये है तो इसके ये बराबर होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। और चौड़ाई, आप ये वाली चौड़ाई जो होती है ये आमने सामने बराबर होती है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 6 है ये 6 होगा, अगर ये 7 है ये 7 होगा, ये 8 है तो ये 8 होगा, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, ये भी आपस में बराबर होंगी और ये भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। दूसरी बात, बराबर तो हैं, उसके साथ साथ क्या होगा कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ये कोण 90 का होगा, ये वाला कोण भी 90 का होगा, ये वाला कोण भी 90 का होगा, ये वाला कोण भी 90 का होगा। आप कहोगे कैसे पता लगेगा 90 का होगा? तो देखो आपके पास प्रकार तो आप जानते हो, ये वाली प्रकार तो सबके घर पर होती है, 10 रुपये की, 5 रुपये की आती है। सॉरी प्रकार नहीं, चांदा बोलते हैं। अगर मैंने बीच में से प्रकार कहीं बोल दिया हो तो उसके लिए मिस्टेक, ठीक है, सॉरी बोलता हूँ। तो ये जो चांदा होता है सबके घर पर होता है। इसमें क्या होता है, इस चांदे को यहाँ लगा के, इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक इधर वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट को हमेशा, ये जो पॉइंट है इसे यहाँ रखते हैं, हमेशा यहाँ लगाते हैं। उसके बाद जब कोण नापोगे इसमें तो 90 होगा। अगर 90 से ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो वो फिर आयत नहीं है, ठीक है। वो आयत नहीं है, वो केवल एक चतुर्भुज है। ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, लेकिन ये आयत है, ठीक है। ये आयत है। जैसे कि मेरा कहने मतलब है मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, लेकिन आप स्टूडेंट हो और मैं एक टीचर के रूप में हूँ। वैसे ही चतुर्भुज ये भी है, चतुर्भुज ये भी है, लेकिन ये आयत है और ये इसे बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल एक काम आएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ध्यान रखना, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये काम आने वाला है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में काम आने वाला है, ठीक है। अब देखो कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर की घात 2 क्यों होता है। अब समझ लेते हैं कि पाई आर की घात 2 क्यों होता, कम या ज़्यादा क्यों नहीं होता। तो लो आ जाओ इसके पास। देखो ये वृत्त है, ठीक है। अब मैं सिखाता हूँ कि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, पाई आर की घात 2 क्यों होता है, घात 3, घात 4 या घात 1 क्यों नहीं होता। आप समझ लेते हैं क्यों होता है। मैंने बताया था आयत का क्षेत्रफल की लंबाई गुणा चौड़ाई, वही काम आने वाला है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर इस वृत्त में एक कट मार दिया यहाँ पर, ठीक है, कट मार दिया मैंने यहाँ पर, और यहीं से मैंने इसको क्या कर दिया, खोलना शुरू कर दिया। इस वृत्त को यहाँ से फाड़ना शुरू कर दिया। मैंने इसको यहाँ से फाड़ दिया। जितना मैं यहाँ से इसे फाड़ूंगा उतना ये इधर को सिकुड़ेगा। आप घर पर कोई व्रत हो कागज़ का व्रत बनाना, कागज़ का व्रत बना के उसे थोड़ा सा फाड़ लेना, और फाड़ने के बाद उसे ऐसे सिकोड़ना। जितना मैं इधर सिकोड़ूंगा उतना ये, जितना यहाँ से खुलेगा ये उतना इधर को सिकुड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा और उसे खोलूँगा तो ये कुछ इतना खुल जाएगा और इधर को ये उतना ही सिकुड़ जाएगा। नहीं समझे? अभी समझा रहा हूँ कुछ इस तरह से। देखो कुछ कोई ऐसा व्रत है आपके पास, एक ऐसा आपके पास व्रत है, ठीक है। अब क्या काम करा, मैंने इस व्रत को यहाँ से चटका दिया, मतलब थोड़ा सा फाड़ दिया। फाड़ने के बाद मैंने इसे थोड़ा सा ऐसे फैलाया, तो क्या होगा, ये सिकुड़ेगा। सिकुड़ने के बाद इसकी जो तिलियाँ हैं, ये वाली तिलियाँ थोड़े करीब करीब आ जाएंगी, इसके ये थोड़े पास पास आ जाएंगी, ठीक है। सिकुड़ेगा इधर को ये, तो तिलियाँ पास पास आ जाएंगी, ये कुछ और थोड़े पास हो जाएंगी। अब मैंने क्या काम करा, इस व्रत को थोड़ा सा और फैला दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको इतना चौड़ा दिया, ठीक है। अब मैंने जितना इसे चौड़ा दिया इधर को, जितना मैंने इसको इधर ऐसे चौड़ा दिया व्रत को फाड़ के, उसको थोड़ा सा फाड़ के, उसमें कोई सीधा निकालना नहीं है,
फाड़ना है और वो ऐसे सिकोड़ना है, इधर को सिकोड़ना है ऐसे। जब मैं जितना ऐसे इधर को सिकोड़ूंगा उतनी ही तीलियाँ फिर पास पास आ जाएंगी, तो सिकोड़ रही हैं आपस में तो थोड़ी और पास पास आ जाएंगी, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा और सिकोड़ूंगा ऐसे, मान लो मैंने इतना सिकोड़ दिया, अभी सिकोड़ता हुआ ला रहा हूँ मैं, अब मैंने इतना सिकोड़ दिया ऐसे, ये जो तीलियाँ थोड़ा और पास पास आ जाएंगी इसके, ठीक है, और पास पास आ जाएंगी। अब मैंने थोड़ा और सिकोड़ दिया इसे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सिकोड़ने के बाद ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, करके देख लेना घर पर, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या हुआ, अब ये सिकुड़ता हुआ, ये जो ऐसे सिकुड़ता हुआ आ रहा था ऐसे, ये जो उसकी तीलियाँ पास पास आ गई थी, कुछ ऐसे सिकुड़ के आ गया। अब मैं थोड़ा सा ऐसे और सिकुड़ा दूंगा ऐसे, तो ये कुछ ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा, करके देख लेना घर पर, एक रेक्टेंगल बन जाएगा ये वाला, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो तीलियाँ हैं ये वाली, ये जो तीलियाँ ये वाली सिकुड़ के कुछ इस साइड में आएगी, तो ये वाली जो थी, मैंने क्या था, यहाँ से यहाँ तक हमने माना रेडियस इसकी आर थी ये वाली, तो जब सिकुड़ के ऐसे आएगी ये और इधर से ऐसे आएगी, तो इधर ये वाला आर होगा, इधर ये वाला आर होगा, ठीक है। इसकी जो परिधि होती है, अभी मैंने निकाला था, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। अभी हमने बताया था कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है। 2πr में क्या हुआ, ये सिकुड़ के इसका आधा भाग, तो जितना मैंने इधर से सिकोड़ा इसे, यानी जितना इधर को ये फैला है यहाँ से, उतना इधर को सिकुड़ गया, मतलब 2πr के 2 टुकड़े हो गए, πr तो इधर रह गया और πr इधर रह गया। नहीं समझ में आया, फिर समझा रहा हूँ। मान लो कि इसकी पूरी परिधि 2πr है, जब ये पूरा वृत्त था कुछ ऐसे करके, तो इसकी पूरी परिधि 2πr थी। हमने निकाल लिया कोई भी वृत्त हो उसकी परिधि 2πr होती है। अभी निकालना सिखाया था आपको कि कोई भी वृत्त हो उसकी परिधि 2πr होती है। क्यों, कैसे होती है कि जब उसकी परिधि में व्यास से भाग करते हैं तो हमें से 2πr आएगा, यानी 22/7 आता है, पाई की वैल्यू आती है, तो हमने निकाला तो परिधि की वैल्यू 2πr होती है। तो जितना मैंने इसे, अब पूरी जो वैल्यू थी ये वाली, ये जो पूरा था यहाँ से यहाँ तक, ये 2πr था। उसमें क्या हुआ, जितना मैंने इसे इधर को सिकोड़ा और उतना जितना मैंने यहाँ से इसे खोला उतना इधर को सिकुड़ गया, मतलब 2πr 2 हिस्सों में हो गया। 2πr 2 हिस्से में हो गए। 2πr का मतलब 2 से 2πr है, यानी 2 बार πr है। 2πr का मतलब 2 बार πr। 3πr का मतलब है 3 बार πr, मतलब πr πr πr, इसका मतलब ये है, इन 3 बार πr है। अगर मैं 4πr लिख दूँ, इसका मतलब है 4 बार πr, यानी एक और बार πr। जब चारों को जोड़ूंगा तो 4πr आएगा, ठीक है। और 2πr का मतलब है 2 बार πr, πr प्लस πr, ठीक है। तो πr इधर हो गया, πr इधर हो गया। अब मैंने बताया था अभी आपको कि उस क्षेत्र पर यही वृत्त है, जो यहाँ वृत्त था वही वृत्त यही है, सिकुड़ के ऐसा बन गया। अब क्या करना है कि जो वृत्त यहाँ था, जो वृत्त ये था, उसको मैंने फाड़ के ऐसे करके मैंने उसे आयत बना दिया, और ये आयत का क्षेत्रफल वही है जो इसका क्षेत्रफल है। क्यों, क्योंकि मैंने इसी से तो आयत बनाया है, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई कितनी, πr, चौड़ाई कितनी, r। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, अभी बताया था मैंने। तो लंबाई यहाँ पर πr है और चौड़ाई यहाँ पर r है, तो इसका फॉर्मूला होगा πr²। ये जो आयत का क्षेत्रफल है, यहाँ पर जो आयत जो तुम्हें दिख रहा है ये वाला आयत, ये आयत वृत्त से ही बना है, क्योंकि वृत्त को ही मैंने सिकोड़ के ऐसा बना दिया है, ठीक है। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अभी इससे ज़रूरी सवाल आते हैं, समझ गया ना, वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का वृत्त का क्षेत्रफल πr² क्यों होता है। अब आ जाते हैं इसके सवालों पर, ये सवाल इससे किस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही आसान होता है। अब मान लो ये वृत्त है, ये एक वृत्त है, ठीक है। इसकी त्रिज्या जो आप कहोगे वो मानी जाएगी। 2 चीज़ पूछी जाती है, इसका व्यास, इसका व्यास क्या होगा। एक पूछी जाती है इसकी परिधि क्या होगी, एक पूछा जाता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, देखो माना कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, तो व्यास क्या होगा, 2r होगा। परिधि कितनी होगी, 2πr होगी। अभी मैंने बता दिया आपको, क्षेत्रफल होगा πr², ठीक है। अब अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो r की, तो व्यास कितना होगा, त्रिज्या, ये त्रिज्या है,
त्रिज्या के पहले आर है तो व्यास 2r होगा, क्योंकि त्रिज्या का दोगुना व्यास हो गया। परिधि 2πr होती है और क्षेत्रफल πr² होगा। अब माना कि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। व्यास कितना होगा? 3 का दोगुना, यानी कि r का दोगुना यहाँ पर दिख रहा है, तो वैसे ही 3 का दोगुना, यानी कि r की जगह कितना? 3, r की जगह 3 है। यहाँ पर त्रिज्या 3 है तो 3 का दोगुना होगा, 3 दूनी 6 होगा। ठीक है, 3 दूनी 6 होगा। परिधि कितनी होगी? 2। पाई की वैल्यू हमने निकालने सिखाई थी। पाई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 22/7। आपको याद होगा, मैंने सिखाई थी पाई की वैल्यू 22/7 कैसे आती है। तो पाई की वैल्यू होगी 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3। ठीक है, तो 22 दूनी 44, 44 दिया कितने होते हैं? 132। तो ये हो गई परिधि हो गई 132/7। और क्षेत्रफल कितना होगा? पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7 होती है, गुणा आर की वैल्यू कितनी? 3। आर की वैल्यू 3 और 3 आर पर घात 2 है तो 3 पर भी घात 2 लग जाएगी ये वाली। तो 3 3 हो गए 9, 3 3 हो गए 9। 3 की घात 2 का मतलब होता है, जैसे 3 की घात 2 है, इसका मतलब है 3 की गुणा 2 बार। 3 की गुणा 2 बार यानी 3 गुणा 3, 3 2 बार हो गया। अगर 3 की घात 3 होती, इसका मतलब है 3 3 बार लिखना है मुझे गुणा में, 3 गुणा 3 बार। तो 3 गुणा 3 में करूँगा 3 3 9 और 9 गुणा 3 में करूँगा 9 3 27। समझ में आ रहा है? फिर समझो, 3 की घात 3 का मतलब है 3 गुणा 3 बार। देखो 1 2 3 बार 3 हो गया। अगर यहाँ पर 3 की जगह 4 होता, 4 की घात होती 2, तो इसका मतलब है 4 की गुणा 2 बार, 4 गुणा 4, 4 की गुणा 2 बार, 2 में नहीं, 4 की गुणा 2 बार। अगर 5 की घात 2 होता, इसका मतलब है 5 की गुणा 2 बार, यानी 5 गुणा 5, यानी 5 बार 2 बार 5, 2 बार 5। 6 की घात 2 का मतलब है 2 बार 6, यानी 6 की गुणा 2 बार, यानी 6 गुणा 6। कोई बच्चे क्या कर देंगे? 6 गुणा 2 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। 6 गुणा 2 नहीं लिखना है। 6 की घात 2 का मतलब है 6 की गुणा 2 बार, यानी 6 गुणा 6, यानी 4 गुणा 4 में करूँगा तो 4 चौक 16, 5 गुणा 5 में करूँगा तो 5 पंजे 25 और 6 गुणा 6 में करूँगा तो 6 छिक्के 36। ठीक है, उसी प्रकार अगर 4 की घात 3 होती तो इसका मतलब हो जाता 4 की गुणा 3 बार। तो 1 और 4 है, दो तो यहाँ पर हैं, 1 और 4 आ जाएगा। 4 कितनी बार होगा? 3 बार। 4 की घात 3 का मतलब है 4 की गुणा 3 बार, 1 2 3, मेरे पास हो गया 4 3 बार। अब मैं गुणा कर दो इनकी, 4 गुणा 4 में करूँगा 16 और 16 गुणा 4 में करूँगा 64। ठीक है, 5 की घात 3 होती तो क्या होता? इसका मतलब हो जाता 5 की गुणा 3 बार। तो 1 और 5 लगा दिया, 2 बार था, 1 और बार लिख दिया मैंने, 3 बार हो गया। 5 गुणा 5 में करूँगा 5 पंजे 25 और 25 गुणा 5 में करूँगा तो कितना हो गया? 125। 6 की घात 2 का मतलब है 6 की गुणा 2 बार। लेकिन अगर मैं 6 की घात 4 कर दूँ, 6 की घात 4 कर दूं तो इसका मतलब है 6 की गुणा 4 बार। लेकिन 2 बार तो मैंने लिख रखा है, 2 बार मुझे और लिखना होगा। तो 6 छिंग 36 और 6 छिंग 36, यानी 36 की गुणा 36 में करेंगे कितना आएगा? 6 छिंग 36 और 6 छिंग 36 और हासिल लगे 3 और 36 और 3 39 करो, हासिल लगे 3 3 और 3 12, 1296 गुणा करके कितना आएगा? 1296। 36 गुणा 36 में करूँगा तो 1296। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर r की जगह 3 लिखना है, क्योंकि त्रिज्या r की जगह 3 है। अब की बार मेरी पहले r थी तो क्षेत्रफल πr² था। अब पाई की वैल्यू मुझे पता 22/7 है। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 आपको याद रख लेनी है, एग्जाम में काम आएगी। r की जगह मैं 3 रख दिया तो 3 की गुणा तो ये हो गया 22/7 और 3 की घात 2 का मतलब है, 3 की घात 2 क्या मतलब है? 3 गुणा 2 बार, अभी बताया था मैंने, 3 की गुणा 2 बार, यानी 3 गुणा 3 कितना आएगा? 9 आएगा। तो 3 की घात 2 का मतलब है 9। तो 22 की गुणा जब 9 में करूँगा कितना आएगा? 198। 7 नीचे है। जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं करनी आती है वो मुझे बता दें, मैं कैलकुलेशन की क्लास भी डाल दूँगा, कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, ये तो हो गया जब त्रिज्या मेरी कितनी थी? 3 सेंटीमीटर थी। अब मैं वृत्त थोड़ा नीचे बना लेता हूँ। ठीक है, मान वृत्त मेरे यहाँ पर है अभी। ठीक है, अब मैंने माना इसकी त्रिज्या, मानना है केवल, आप कहोगे तो छोटा सा वृत्त है, इसमें 10 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा? मैंने माना यहाँ पर त्रिज्या इसकी 7 सेंटीमीटर है। 7 मान लो, 5 मान लो, 3 मान लो, तो r की जगह 3, अब r की जगह 7 लिखेंगे, तो r की जगह में हम लिखेंगे 7। पहले 3 थी, 3 लिखा, तो व्यास कितना होगा? 7 का दोगुना होगा, यानी 2 गुणा 7 कितना हो गया? 2 सत्ते 14, मैं 14 लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, r की जगह 7 लिखना है तो परिधि कितनी होगी? 2πr, 2πr, यानी यहाँ r की जगह मैं 7 लिखूँगा तो 2 तो यूँ ही रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7 मुझे पता है, और गुणा
आर की जगह लिखूंगा 7। आप कहीं गुणा का निशान कहाँ से आए, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो फिर सुन लो। जब अलग अलग चिन्ह हो और उनके बीच में कोई निशान ना हो तो उनके बीच में गुणा का निशान लगा सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ ये m है और ये 3m है, 3m है, तो ये 3 अलग संख्या है और ये m क्या है, ये वर्णमाला वाला शब्द है, ABCD वाला वर्ड है, तो इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो यहाँ मैं गुणा का निशान लगा सकता हूँ। वैसे ही 2 पाई r अलग अलग हैं, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो मैं गुणा का निशान लगा सकता हूँ। तो 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 44। ठीक है, अब r की जगह 7 यहाँ लिखूंगा, तो पाई की वैल्यू है मेरी 22/7 गुणा r की जगह 7 लिखूंगा, r की जगह 7 लिखूंगा तो हो जाएगा 7 की घात 2, और 7 की घात 2 क्या मतलब है कि 7 की गुणा 2 बार, मतलब 7 गुणा 7 और 7 सत्ते 49। ठीक है, 49 भी बोल सकते हो आप। तो 7 की घात 2 का मतलब है 49। 49 मैंने यहाँ लिख दिया, 7 से 7 कट गया, 49 कट गया 7 बार, और 22 की गुणा जब मैं 7 में करूँगा तो कितना आएगा 154, कितना आएगा 154। ठीक है, अगर r की जगह कुछ और होता, अगर मैं कहूँ r की जगह यहाँ त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर है या 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, मैंने माना इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो r की जगह 6 लिखेंगे हम, r की जगह लिखेंगे 6, त्रिज्या 6, व्यास का होगा त्रिज्या का दोगुना होगा, व्यास क्या होगा त्रिज्या का दोगुना होगा, यानी 2 गुणा 6 हो जाएगा, 6 का दोगुना यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, परिधि क्या होगी 2 पाई r होगी, यानी 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 6। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर होगा, पाई r की जगह 6 यानी 6 की घात 2, और मुझे पता है पाई का मान 22/7 होता है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 22/7। 6 की घात 2 का मतलब क्या है कि 6 की गुणा 2 बार, 6 की गुणा 2 बार यानी 6 गुणा 6 मतलब कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 6 की घात 2 की जगह 36, और 36 की गुणा जब 22 में करेंगे जो भी आएगा वो हमारा असली आंसर होगा। तो 22 छक्के कितने होते 132, 132 का कितना लगा, मैं 36 में गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, बट्टे में 7 ही रहेगा, 22 छक्के 132 का 2 हाथ से लगे कितना 13, 22 दिया 66 और 13 कितने हो गए 79, यानी 792 होगा मेरा आंसर। तो 792 ऊपर रहेगा, 7 तो मेरे नीचे था ही, तो 7 नीचे रहेगा। यहाँ भी गुणा कर लो, 22 दूनी 44, और 44 गुणा जब 6 में करेंगे कितना आएगा 284 या 264, 2 गुणा 22 गुणा 6 था यहाँ पर, बटे में 7 था, 22 दूनी 44 यानी 22 दूनी 44, यहाँ 44 लिख दूँ मैं, तो 44 गुणा जब 6 में करूँगा कितना आएगा 264, यहाँ होगा 264/7। ये परिधि हो गई, ये व्यास हो गया, त्रिज्या 7 थी और ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि, व्यास। ठीक है, आगे में फिर आपको जो भी आपको पढ़ना हो मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूंगा। अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको समझाने को गड़बड़ किया, यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया कहीं किसी वर्ड को, तो मुझे बता देना, मैं उसे करेक्ट कर लूँगा। ठीक है, बस इतना ही आज आपकी क्लास में।